एक युग फिर से आया है धर्म युद्ध का। एक युग फिर से आया धर्म युद्ध का, लेकिन वो धर्म क्या है, अब ये हम आपको थोड़ा सा आंशिक रूप से बताना चाहते हैं। आज का धर्म वो स्तंभ है जिसे आप 4 स्तंभ के रूप में जानते हैं। वैसे संविधान में वर्णित 3 ही स्तंभ हैं। एक चौथा स्तंभ जिसे हम सीने से लगा रहे हैं, हर उन लोगों के भावनाओं के आधार पर बना हुआ यह स्तंभ जिसे आप पत्रकारिता कहते हैं। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो 3 स्तंभ है, जिन स्तंभों को वर्णित किया गया है, संरक्षण का अधिकार दिया गया है, वो कितना हमारे लिए सक्षम हो पाते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो उन बातों पर ले जाने से पहले एक बार मैं स्मरण करा देता हूं उन तमाम लोगों को जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। उनके लिए दिनकर जी ने कहा है, अमर शेष है नहीं पाप का भावी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अपराध लिखा जाए, तो बिल्कुल तटस्थ होके एकदम नदी के किनारे में चुपचाप कुटिया लगाकर बैठ जाइए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। मेरे पास जो व्यक्ति है वो मेरे कर्ण हैं, वो मेरे कर्ण हैं, मेरे धनुर्धर हैं, मेरे साथ गांडी उठा करके लड़ते हैं, लेकिन महाभारत में कर्ण और अर्जुन कभी लड़ नहीं पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा और बहुत खेद की बात है। उस धर्म युद्ध को जीतने में इतनी सारी जो बाधाएं हुई, इतने सारे लाश गिरे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वो 2 भाई जो कर्ण और अर्जुन थे वो कभी एक साथ नहीं लड़ पाए। लेकिन आज पंकज जी मेरे साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। पंकज जी, एक युद्ध सा छिड़ गया है बेगूसराय में और वो दोनों आपके परिवार के। क्या विडंबना रही कि आखिर कलम और कलम एक दूसरे से परस्पर खड़ा है और बात छिड़ रही है कि एक जाने माने काबिल अभिवक्ता के द्वारा छोटे छोटे तुच्छ शब्दों के साथ प्रहार हो रहा है। आंशिक रूप से बताएं कि ऐसी क्या भावनाएं हैं कि आप चूंकि जाति से ब्राह्मण होने के बाद, प्रखर विद्वान होने के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हम संतोष भैया आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और न्यूज सदन तक के सारे दर्शकों को अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने बहुत गंभीर विषय पर और बड़ी बेबाक टिप्पणी कर दी। धर्म युद्ध ये युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है, न्याय युद्ध है और न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा बस इतना मानना है कि पूरे जिले में, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई अधिकारी हो, तमाम लोगों से, आम लोगों से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे घर में रहने का छूट नहीं मिलेगा? क्या मुझे घर में रहने की आजादी नहीं मिलेगी? क्या मेरा घर नहीं बनना चाहिए? घर बनाने के लिए कोई बांस का जमीन खरीदे, उस पर आप सीलिंग कर देंगे, उस पर आप मुकदमा करते रहेंगे, 2 रुपया का कागज उठाते हैं, 4 लाइन लिखते हैं और कोर्ट में डाल देते हैं। ये वकालत की आड़ में जो ये धंधा करते हैं, इससे समाज का एक एक वर्ग बोल तो कुछ नहीं सकता है इनके खिलाफ, इसलिए कि बोलेगा 2 रुपया का पेज उठाएंगे, 4 लाइन लिखेंगे, डाल देंगे, एक मुकदमा हो जाता है। लोग डरे सहमे हैं, लोग की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है समाज से, लोगों की धर्म की आजादी छीन ली गई है समाज से, लोग गुलामी और दास्ता के जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं। और ये अफसोस की बात है संतोष भैया कि एक फ्रीडम फाइटर का बेटा इस तरीके से गुलामी की जंजीर में, दास्ता में लोगों को रखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस न्यायालय की जहां पूर्व चीफ जस्टिस BN खरे साहब ने कहा था कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो न्यायालय की तरफ देखना भी गुनाह है, गुनाह। और उसी न्यायालय में एक काबिल अधिवक्ता विजय महाराज जी रहते हैं, जो अपने आप को धर्म का चोला भी ओढ़े हुए हैं और खुद मुखर होकर के कहते हैं कि मैं आज तक हजारों मुजरिमों को बचाया हूं। उनके सामने बैठा हुआ एक तुच्छ आदमी जो कि उन्हें पिता मान लेता है, अब्बा मान लेता है, फूफा मान लेता है, वहां बैठकर इस पत्रकारिता को धूमिल करता है और कहता है कि ये मेरे गार्जियन हैं और उसके लिए कहता है कि ये जो है ये आज तक हजारों मुजरिम को बचाते आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आपने न्याय किसको दिलवाया? आप मुजरिम को बचाते आए थे, यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात सारा जग कर रहा है।
और आप साबित कर रहे हैं। आपकी काबिलियत पर सवाल उठ रहा है साहब, आपके काबिलियत पर सवाल उठ रहा है। और यह सवाल उठवाने के लिए आप एक ऐसे तुच्छ आदमी को लेकर आते हैं जो आपको पहले गार्जियन मान लेता है, बाप मान लेता है, अब्बा मान लेता है, फूफा मान लेता है, तो फिर वो निष्पक्षता से बात कैसे करेगा? कैसे करेगा? जिसको आपने 100-200 रुपया में पहले तो बेटा बना लिया, सर बेटा बना लिया, वो आदमी कैसे निष्पक्षता से बात करेगा? नहीं कर पाएगा। और ये वो बात साबित होता है जहां पर ये कलम चौराहे पर खड़ा है और 100-100 रुपया में बिकता है, ये माइक 100-100 रुपया में बिकता है, और बेचने वाले ये तुच्छ आदमी जो आज शुरू करते हैं पत्रकारिता और माइक लेके पहुंच जाते हैं ऐसे काबिल वकील के पास, जो वकील की सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को बचाने का कारोबार करता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर दुकान खोलकर पैसा कमाना जानता है। तो मैं वहां पर जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है उनके बातों से, उनके बयानों से परे रहने की बात है। बात अब यह है कि एक वीडियो, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक काबिल अधिवक्ता कह रहे हैं कि लाश गिरना चाहिए, लाश गिरे तो गिरे लेकिन वहां नापी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ हमें यह जवाब चाहिए कि आखिर एक अधिवक्ता या एक पत्रकार लाश गिरने की बात कैसे कर सकता है? सबसे दुखद बात तो ये है कि वो अब इस पर तर्क दे रहे हैं, जिसकी पुष्टि है, जिसका ऑलरेडी वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है और उनके पास भी वीडियोस उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई दूसरी और भी कोई, कहां उसके पास वीडियो उपलब्ध है? वो वीडियो वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसमें कि वो बोलते हैं कि लाश गिर जाना चाहिए? उसके बाद एक यंग आदमी जो कि बिल्कुल उच्छृंखल लग रहा है, जो कि हत्यारे के रूप में लग रहा है, वो आदमी आके 1 मिनट में फोन करके कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप इस प्रकार से नहीं, ये तो बोले ही नहीं, वो तो हमारे जो है वो तो महामहिम है, महामहिम ने ये बात बोला ही नहीं। 1 मिनट का कंटिन्यू वीडियो में दिखा देता हूं, 1 मिनट। वो बात आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों दिखाएंगे? वो नहीं दिखा पाएंगे ना, इसलिए कि मैंने तो उनको कहा है कि आप पूरी जिंदगी सच को झूठ और झूठ को सच करते रहे, लेकिन इस सच को आप झूठ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। कितना भी वो तर्क कर लें, कितना भी लोगों को अपराधी बना दें, आप समझिए कि बोलने का फ्लो क्या है। बोलने का फ्लो क्या है कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। हम पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि पत्रकारिता को इसीलिए ज्वाइन किया गया है क्योंकि मेरी छवि खराब की जाए। अरे छवि तो उसकी खराब की जाती है जिसकी कुछ छवि भी हो, जिसका परिवार का एक एक सदस्य छोड़ करके भागा हुआ हो, जिसके आतंक से उसके परिवार के एक एक सदस्य उसके पास रहते नहीं हैं। लोग अपने परिवार के लोगों का वो शोषण कर रहे हैं, हम सामने नहीं लाना चाहिए। परिवार का मतलब आप कहीं परिवार का आज के जमाने में छोटा परिवार, पत्नी, बीवी, बच्चा होता है, उस दायरे में तो नहीं जा रहे हैं? आप पूछिए कहां है, पूछिए, ये आपका काम है, ये आप तो जानकारी ले सकते हैं कि कहां गए परिवार के लोग, ये तो पूछना पड़ेगा ना। आप समझिए इस चीज को कि उनकी दबंगई कितनी ज्यादा है कि सिर्फ एक टेलीफोन कॉल्स को मर्डर का आधार बना लिया जाता है, लेकिन उनके नाम से सनहा दर्ज किया गया, मृतक के द्वारा सनहा दर्ज किया गया, और वो मृतक जो आवेदक था वो मृतक हो गया, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई, उस पर धरना प्रदर्शन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस केस की जांच नहीं हुई। ये इनका रसूख है। ये अब बताइए कि वकालत की आड़ में कौन खेल रहा है? पत्रकारिता के आड़ में अगर हमको खेलना होता तो हम कब के खेल गए होते। हम पूछते हैं आपसे, आप तो बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, पूरा बिहार आपको जानता है, आप बताइए कि हमको अगर पत्रकारिता के आड़ में करना होता तो मैं तो कब का कर चुका होता, पहली चीज। दूसरी कि जब वो कह रहे हैं कि लाश मैंने गिरने की बात ऐसे नहीं ऐसे कहा, तो पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। पुलिस पूछताछ भी नहीं कर रही है। पिछला जब सनहा दर्ज था तब भी पुलिस ने इनको नहीं पूछताछ किया, नहीं इनसे कोई संज्ञान लिया, और उस केस को हाई प्रोफाइल कह करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि हाई प्रोफाइल के मामले को तो और गंभीरता से लेना चाहिए था पुलिस को। निम्न प्रोफाइल की बात होती है तो चलो किसी की जान चली जाएगी, कोई बर्बाद हो जाएगा, उसे थोड़ा सा रुक जाता है, फिर लोग थोड़ा ह्यूमैनिटी एक आ जाता है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल का मामला था उसे पुलिस ने किस आधार पर दबा दिया, और आज तक वो दबा हुआ है, और टेलीफोन कॉल्स को आधार बना करके मेरे चाचा, मेरे चचेरे भाई को जेल की सलाखों में भेज दिया गया।
इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उस दिन, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, संभवतः मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानता हूं, संभवतः उनकी बात हुई थी। तो एक टेलीफोन कॉल्स को आधार बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो उस दिन जितने सारे लोग फोन किए थे उस व्यक्ति को, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार की पुलिस? पुलिस उसको भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने इनको स्वच्छंद छोड़ा, ठंडे बस्ते में हाई प्रोफाइल बना के छोड़ दिया। सनहा दर्ज किया हुआ व्यक्ति, जिसको जो नेम्ड सनहा है, और उस नेम्ड सनहा के बावजूद भी पुलिस अगर पूछताछ नहीं की, उसके बाद आज देखिए कि लाश गिराने की बात कर रहे हैं और पुलिस अभी तक चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो साफ यह है कि आदमी अगर हाई प्रोफाइल हो, अगर व्यक्ति हाई प्रोफाइल हो, यदि वो व्यक्ति विधायिका से संबंध रखता हो, वो व्यक्ति न्यायपालिका से संबंध रखता हो, तो उसके ऊपर पर्दा पड़ना लाजमी है। ये बात मैं नहीं, जग मानता है। तो आप उसके ऊपर पर्दा डाल के चलें तो ही अच्छी बात है। लेकिन अब बात आता है कि उस वीडियो में जिसे एडिटेड कहा जा रहा है, जिस वीडियो को चेंज किया कहा जा रहा है, जिसे परिवर्तित करता हुआ कहा जा रहा है, उसमें व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। इस बात पर विचार क्यों न किया जाए? आखिर क्यों न बताया जाए कि आप खुद एक कानून के जानकार आदमी हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो अपने मैनेजर को मर जाने के लिए कहा। क्या आपका संविधान, क्या आपका कानून आपके खुद के मरने की बात पर आईपीसी की धारा लगाता है कि नहीं लगाता है? यह एक काबिल अधिवक्ता ही बोल सकता है या सही इंसान बोल सकता है। इस बात को आपने बोला कैसे और इस बात पर हाई प्रोफाइल क्यों नहीं हुआ है, तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है? यह सवालों के घेरे में है। आखिर जुडिशियल डिपार्टमेंट, लॉ काउंसिल, आपका जो बोर्ड है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन को रद्द क्यों नहीं किया अभी तक? यह सवालों के घेरे में है। चूंकि आप अधिवक्ता हैं, आपके ऊपर हजारों सैकड़ों मुजरिम को संरक्षित करने का, बचाने का जो गृहस्थ प्राप्त है, प्रवस्ती प्राप्त है, इसका डर से कौन करेगा भाई? डर तो लगेगा ना। मुझे तो डर नहीं लगता है। ऐसे कीड़े मकोड़े जो खून करवा, से क्या डर लगा? अरे भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर कहा, ये आत्मा अमर है, ये तो ना मर सकता है, ये कभी ना नष्ट हो सकता है, तो हम तो नहीं डरेंगे। लेकिन आप जरूर डरेंगे, आप जरूर डरेंगे। अच्छा, एक महाराज जी के द्वारा कहा जाता, उन्होंने कहा कि मैं तो साईं का भक्त हो गया हूं। वो किस धर्म से आते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उनका कोई धर्म ही नहीं है। नहीं, मतलब अभी तक तो सनातन धर्म है ना वो। हाँ, सनातन धर्म है। तो आपको नहीं पता कि साईं मंदिर में अरबों खरबों के हिसाब से वहां मिलने वाले चढ़ावा के लोभ में एक वकील जो कि 1500 के लोभ में किसी मुजरिम को बचा देता है, वो इतना बड़ा साईं वन का दुकान खोल गया चंदा के लिए ना। उनका दावा है कि मैं सैकड़ों लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता हूं। मैं सैकड़ों लोगों के लिए, मुझे फोन आते हैं, मैं तो नहीं देखा हूं मदद करते हुए। मैं तो उनको 500 रुपए के एमसीबीसी करते हुए देखा हूं। सुनिए ना, हम जो कह रहे हैं उसको सुन लिया जाए थोड़ा। वो अगर मदद करते हैं, बीटी न्यूज पर आरोप लगाते हैं, बीटी न्यूज जितना वो पूरे जीवन में लोगों को न्याय तक पहुंचाए होंगे ना, उतना प्रतिदिन बीटी न्यूज लोगों को न्याय की चौखट तक पहुंचाता है। बेगूसराय के सारे मीडिया कर्मी लोगों को न्याय की चौखट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसे वो एडिटिंग की बात वो करते हैं। एडिटिंग तो वो अपनी भाषा की कर रहे हैं। शायद पंकज जी एक मिनट, पंकज जी आप शायद समझ नहीं पाए उनके राजनीतिक को और उनके भावनाओं को। वो बीटी न्यूज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बीटी न्यूज को बरगला रहे हैं, सहानुभूति बैठकर अपने और खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बीटी न्यूज के संस्थापक को जानता नहीं हूं, बीटी न्यूज के संचालक को नहीं जानता हूं। वो वहां उसके आड़ में बैठा एक आदमी ये कह रहा है कि बीटी न्यूज के माध्यम से वो स्वघोषित पत्रकारिता कर रहे हैं, वो ऐसे लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं, और वो कांग्रेस नहीं जान रहे हैं। जबकि उस वीडियो में वहीं पर बीटी न्यूज का संस्थापक ने सबसे पहला वो व्यक्ति है, एक वेल एजुकेटेड बीटेक किया हुआ एक आदमी जो कि पत्रकारिता कर रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ, उसने वहीं पर आपत्ति जताया है। वो फ्यू सेकंड का वीडियो मैं आपको सुना देता हूं, उनके स्वर को सुना देता हूं कि एक वकील ऐसी बातें क्यों बोल सकता है। लेकिन वो तो आपको बरगला रहे हैं। ये वकील के लवादे में कुछ होशियारी समझदारी है, कुछ और है। ये वकील नहीं है। ये अगर वकील रहते तो इनको पता ही नहीं है कि इस केस में जो 43 साल से केस चल रहा है, जिस टाइटल की चर्चा करते फिरते हैं, जाप कर रहे हैं, वो टाइटल में कौन मुद्दा है, कौन मुद्दालय है, इसकी भी जानकारी इस वकील को नहीं है। ये
कितना गंदा तरीका से उसे लॉज कराए। एडीजी के खिलाफ सब जज में चले गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ सब जज में चले गए, और मुद्दा संजुक्ता देवी जो हमारे दादाजी की बड़ी बहू है, उनके साथ दादाजी का नाम पति में डाल दिया। अब आप समझिए कि इनको कोई जानकारी है क्या इस केस को? नहीं, वो एक्चुअल में अधिवक्ता है, वो किसी किसी के द्वारा रिश्तेदारी साबित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि वहां खड़ा सभी लोग हथियारबंद थे। बात यह कह रहा है कि ये शब्दों की जादूगरी, जिस जादूगरी को आप कह रहे हैं, उस जादूगरी को आपने अभी तक साबित क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि आप वहां पर जितने लोग गए थे वो सब हथियारबंद थे। उस भीड़ में जहां पर कि एक रिप्रेजेंटेटिव करता हुआ अमीन खड़ा है, सीओ का खड़ा है, जो प्रशासन का आदमी है, उसके सामने कह रहे हैं कि पत्रकार लोग, माइक नहीं दिखेगा तो पत्रकार नहीं होता, हमेशा हम माइक हाथ में लेके चले ऐसे ऐसे करके। ये कहां का न्याय है? और हथियारबंद है तो हथियारबंद जो आपके लोग थे, जो तुनक करके कहता है युवा आदमी कि नहीं चाचा तो ऐसे बोले नहीं, उसको आप क्यों नहीं बता रहे हैं? उसके पास क्या हथियार था ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जिस व्यक्ति को बह रहे हैं 85 साल का आदमी है, वो आदमी तो देखने से लगता है कि आज तक आपके संरक्षण में वो आदमी पलता रहा, बढ़ता रहा। पलने बढ़ने का मतलब समझते हैं ना, क्रिमिनल वकील के संरक्षण में उनका मुख्य रूप से काम है। देखिए, वो ऑन ड्यूटी, वो व्यक्ति ड्यूटी में रहता है 24 आवर। वो समाज के अंदर सारे लोगों को लड़ाना, पंचायत करना, और उस पंचायत में से एक पार्टी को विजय महाराज तक पहुंचा देना, ये उसका। आप समझिए कि 300 रुपया का मासिक वेतन उस मैनेजर का है, और उसे मर जाने के लिए कहते हैं। 300 रुपया में ही विजय महाराज उसे मर जाने के लिए कहते हैं, और मर जाएगा वो। 300 रुपया में किस हिसाब से वो प्रति माह उसके लिए वेतन निर्धारित किए हुए हैं? सवाल उठता है कि 300 रुपया एक दिन की मजदूरी होती है, पूरे महीने की मजदूरी उसके दे रहे हैं। ये सवाल मैं पूरा कर देता हूं आपको। ये सवाल वहां पूरा कर देता हूं जहां वो कहते हैं कि मैं मुफ्त में मुजरिमों को छुड़ा देता हूं। मैं हजारों, वो कह रहे हैं कि मैं सैकड़ों हजारों मुजरिमों को मुफ्त में उनका केस लड़के उनको बचा देता हूं। ये वही है, क्योंकि मुजरिम जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, जो हत्यारे हैं, उनका प्रॉपर्टी उनका भिखारी होते हैं। अरे जो आदमी भिखारी नहीं रहेगा, जो आदमी जिसका जमीर नहीं मरा रहेगा, वो इतना गंदा काम कर सकता है क्या? हत्या लूट जैसे अपराध के बाद वो उनको बचाते हैं, और उनको। आप सर हत्या और लूट की बात कर रहे हैं, मैं तो पारिवारिक बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप पारिवारिक बात करेंगे, लेकिन आपका परिवार आपके घर में होगा, आपके गांव में होगा। लेकिन यहां जो हो रहा है इस मीडिया के खेल में परिवार तक सीमित नहीं है आपका। सुनिए ना, जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, जो जमीन अब हमारी है, ये कहते हैं कि मेरी जमीन। अरे आपकी जमीन कब से हो गई? आपका तो केवाला रद्द हो चुका है, मेरे पास सबूत है। आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। हम आपको कहते हैं कि उस जमीन, आज से 43 साल पहले कितने लोगों को सेप्टिक टैंक था गांव में, कितने लोगों को शौचालय बना हुआ था, सभी लोग बाहर शौच के लिए जाते थे। हमारे घर की महिलाएं, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी चाची लोग जिस समय शौच के लिए जाती थी, ये आदमी इतना संस्कारहीन है, इतना संस्कार गिरा हुआ है कि ये अपने मैनेजर को वहां पे, उस 85 साल का बोलता है ना, 85 साल का नहीं है, वो 70-72 का होगा मैक्सिमम, वो व्यक्ति वहां पे खड़ा करता था आदमी को कि कोई शौच करने के लिए नहीं आए। टाटीला लगा दी जाती थी कि कहां शौच तक किया जाएगा। ये स्थितियां इस आदमी ने पैदा किया है। वहां के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वहां के लोग डरे सहमे रह रहे हैं। कमाते अपना है, खाते अपना है, लेकिन जी नहीं सकते अपने मर्जी से। अपने मर्जी से ये जीने नहीं देते हैं लोगों को। सालों साल ठाकुर राम जानकी ठाकुरबाड़ी को विवाद के वजह से बंद रखा, लिफ्ट इरिगेशन को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया इस आदमी ने। गांव के लोग अब किसी तरह सिंचाई की व्यवस्था कर पाए हैं, सिर्फ अपनी शान की लड़ाई में। ठाकुरबाड़ी को विवाद में रखना, लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देना, लोगों को तंग तबाह करना। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, आज आपने देखा कि हमारे साथ पत्रकार मित्र हमारे साथ गए, यह जानते हुए कि एक दबंग लोगों के साथ नापी है, क्या होगा नहीं होगा। चलते हैं पंकज जी के साथ, देखते हैं कि 43 साल का मुद्दा आज भगवानपुर सीओ ने बहुत हिम्मत किया, साहस किया है, तो यह काम हो पाता है कि नहीं। तो इस चीज की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विरोध कौन करेगा। हमारी चर्चा जो नहीं कर सकता वो हमारा विरोध करेगा। संयोग से उनकी बात निकल गई, जो बोलते हैं, जो कराते हैं,
कईयक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। हमारे ऊपर जो जिस मुकदमे की वो चर्चा कर रहे हैं उसमें धर्मांतरण की बात थी वकील साहब। आप जानिए इस चीज को, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी विचार को मैं जितना जानता हूं उतना मैं जिले के एक एक लोगों को बताऊंगा, आपके हर संदेश को हर चौखट तक पहुंचाऊंगा कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, इसकी जानकारी एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक के दरवाजे तक जाएंगे और विजय महाराज के करतूत को बताएंगे। ऐसे सफेद पोश समाज के शोषकों से लोगों को बचने की जरूरत है। ये एडिट की बात करते हैं, शर्म नहीं आता इनको, लज्जा नहीं आती इन्हें। ये अपनी जुबान पर देख लीजिए, हम लोग तो समझ रहे थे कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन ये तो गिरगिट को भी लज्जित किए जा रहे हैं। हर बार जितनी बार उनका वीडियोस मैं देख रहा हूं, हर बार उनका बयान बदला हुआ है। एक एक बयान में दिखा दूंगा उनका कि क्या, कब, कहां, कैसे बोले। कभी शांति की बात करते हैं तो कभी न्यायालय की बात करते हैं, कभी शांति की बात करते हैं तो कभी न्यायालय की बात करते हैं। इन्हें नहीं लगता कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा को झोली ढोलबाते शिक्षक थे, क्षेत्र में पता कर लीजिए, उनकी एक मान्यता थी, गुलाम देश के वो शिक्षक थे, उन्हें झोली ढोलबाते ये आदमी जान ले लिया। हमारे परिवार के प्रत्येक लोगों को, अब सेकंड पीढ़ी जब उनके बाल बच्चा की बात आई, चूंकि पिताजी के साथ मामला था तो बाल बच्चा लड़ा, अब बाल बच्चा भी मरने चले, अब ये तीसरी पीढ़ी पर लेकर के जाना चाहता है। समझता क्या है, समझते क्या है ये अपने आप को? क्यों ले जाइएगा आप तीसरी पीढ़ी पर? क्या बिगाड़ा है तीसरी पीढ़ी का लोग? ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए बोल रहा हूं, आपके बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपके आंख पर पर्दा लटका हुआ है ना, तो उस पर्दा को हटा लीजिए और तर्क देना बंद करिए, सामने बैठिए, हमसे बात करिए। अगर हिम्मत है और न्याय के आप पक्षधर हैं तो आपको हमसे बात करने में लज्जा क्यों आ रही है, शर्म क्यों आती है आपको हमसे बात करने? नजर से नजर मिला के हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप बात करिए हमसे, क्यों नहीं बात कर रहे भाई? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच नहीं बोल सकते ये, क्योंकि सच बोलना इन्होंने सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। बचपन से उठे, जन्म लिए, तब से लेकर के सिर्फ और सिर्फ बस तिकरम तिकरम तिकरम। क्या चाहते हैं आप? चलिए ना हुजूर हमारे घर, आप हमारे गांव गए हुए हैं, हमारे घर नहीं जा सके, क्योंकि अब जब भी हमारे गांव गए तब मैं गांव में रहा नहीं। आप हमारे घर चलिए, देखिए हमारे घर की दशा। 5 आदमी हमारे यहां बैठने के लिए अगर आ जाएगा तो जगह नहीं मिलेगी। इस हालत में हम लोगों को रखा है। आज हम तीनों भाई किराए के मकान में रह रहे हैं, आज हम तीनों भाई किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारे पिताजी की आंख की रोशनी चली गई, वो अपनी जमीन में, हमारे संधले चाचा अपनी जमीन में मकान बनाए, उसमें इन्होंने ईंट तक, टेलर तक जाने नहीं दिया। लोगों ने एक एक ईंट अपने माथे पर उठा करके उस मकान को बनाया, जिस मकान में बिजी रहता है, सांप रहता है, रहने नहीं दिया, रहने नहीं दिया इस आदमी ने। मेरे पिताजी मकान बनाने चले तो मेरे पिताजी को कहे कि रंगबाजी करते हैं। मेरे पिताजी छोटे औकात वाले लोग थे, फौजी लोग थे, रिटायर किए थे, 2-4 लाख रुपया बचा था उनके पास, उस पैसे से वो हमारे लिए एक मकान खड़ा करना चाहते थे, नहीं होने दिया। और मकान नहीं होने के कारण मेरा एक छोटा सा नाबोध भतीजा जल के राख हो गया, जल के राख हो गया इस व्यक्ति के वजह से, इस व्यक्ति के वजह से। ये राक्षस है, ये राक्षस है जिले में, इसकी जांच होनी चाहिए। कईयक 302 के मुकदमे इसके ऊपर लदे हुए हैं, क्यों नहीं जांच होती है? सनहा दिया गया, क्यों नहीं जांच हुआ? अरे हमारे ऊपर जो केस किया गया है ना वकील साहब, वो जनहित की आवाज उठाया हूं इसलिए हुआ है। तुम्हारे ऊपर कितना मुकदमा हुआ जनहित की आवाज उठाने के लिए? आपके पास कुछ बचा नहीं है, और जो कुछ बचा रहा हूं ना उसे भी आप बचाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप अहंकार में जीते हैं, और अहंकार रावण का भी टूटा है, अभिमान टूटा है। इतना ध्यान रखिए, बेगूसराय की जिला प्रशासन बिल्कुल न्यायप्रिय है, बेगूसराय की आवाम न्यायप्रिय है। ऐसे लोगों को सजा जरूर दिलवाएगी, जरूर दिलवाएगी, विश्वास है, क्योंकि यह दिनकर की धरती है, जिसने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे याद है वो हर चीज। ये बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, क्या परेशानी है इनको समझौता करने में,
क्यों ये लोगों का मुकदमा ढूंढ रहे हैं? आप बताइए, इस आदमी में वो कैलिबर था कि ये अमेरिका में जाकर के कैलिफोर्निया का मेयर भी बन सकता था, लेकिन अपने बाप दादा के किए हुए कराए हुए कारनामे को लेकर के ढूंढ करके मुकदमा में झेल रहा है। पूरा परिवार इसको मुकदमा के पीछे लगाए हुए है, क्योंकि विजय महाराज देखेंगे। अब विजय महाराज का सारा समय इसी उलूल जुलूल कामों में चला जाता है। ये इस आदमी में बहुत क्वालिटी था, ये आदमी कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग अगर अन्य समाज से आते तो मंत्री होते, एक बड़ा सा चेहरा होता, लेकिन इनका चेहरा, अरे जितना काला ऊपर से वर्दी पहनते हैं और जितना गोरा इनका मुखड़ा है ना, उतना ही काला दिल भी भगवान ने इनको दे रखा है। क्या किसी को घर नहीं बनना चाहिए? आपका बेटा भतीजा है, आप घर नहीं, अब तो बेटा भतीजा कहना में भी अच्छा नहीं लगता। ये लोग समाज के शोषक हैं, इनके खिलाफ समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, और बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। अगर आप अभी नहीं खड़ा होंगे तो आपकी जुबान को ये टकुआ से सी देंगे। आज आप बोल नहीं पाते हैं, कल आप अपने घरों में भी चैन से नहीं खा सकिएगा रोटी। नहीं तो आइए सामने और कहिए कि आपके धर्म का हनन किया जा रहा है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया है, आपके समानता के अधिकार को छीन लिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को पूछताछ करना चाहिए। मैं अपील करना चाहूंगा बेगूसराय के जिलाधिकारी से, बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक महोदय से, कि इनके किए की इनको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज है। इन्होंने कैसे कह दिया लाश गिरे तो गिरे, लाश गिरे तो गिरे कैसे कह दिया? अगर कह दिया तो किसकी लाश गिराने वाले थे? आज हमारे तीनों भाइयों की रेकी कराई जा रही है, रेकी करवा रहा है ये आदमी। ये क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं चलता? हमें सब पता चलता है। करा लीजिए, कल कोई घटना हो जाएगी तो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी, सीधी बात है। अगर सामना सामनी धमकी आप देंगे और धमकी का वीडियोस वायरल होगा तो इस आधार पर पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस चुप क्यों है? पुलिस तब भी चुप थी पत्रकार बंधु जब सनहा दर्ज था, एफआईआर हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, बेगूसराय से ये गायब भी रहे, लेकिन पुलिस ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और आज भी पुलिस, जब इनका बाजाबता ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, तब भी पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये ठीक बोलते हैं ना कि न्यायालय जज हमारे पॉकेट में है? ये तो ठीक बात बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही बोलते हैं ना। ये तो बहुत लंबी बात हुई, सारे भावनाओं को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आज भी कानून का अकवाल है, एक कोर्ट ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम हौसले के साथ, भरोसे के साथ किसी भी आदमी को कभी भी धमकी देते हैं, आई विल सी इन योर कोर्ट, हम तुम्हें अदालत में देखेंगे। इसके अलावा कोई दरवाजा नहीं बचा हुआ है। वहां एक देवी जो आंखों पर पट्टी लगा करके बैठी है, सिर्फ इसलिए बैठी है कि वो उन आदमियों को, उन मजलूमों को, उन निर्दोष लोगों को बचा सके, सिर्फ और सिर्फ दोषी को देख सके। लेकिन वहां उनकी आड़ में ऐसे लोग रहते हैं, मुझे बड़ा खेद हो रहा है, बहुत खेद हो रहा है मुझे कि मैंने भी फोन करके उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो अपने व्यस्तता का प्रमाण दिया, उन्होंने अपने व्यस्तता का प्रमाण दिया। लेकिन हम वो 300 रुपया में बिकने वाले पत्रकार थोड़े हैं कि आपके व्यस्तता को मारेंगे और आप जब हम कहेंगे तो हम आपके पास दुम हिलाते जाएंगे। आपके जैसे जैसे वकील तो हम खरीदते हैं ना, अरे हमारे फीस पर आप चलते हैं तो हम आपके अनुसार चलेंगे कि आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सत्यता होनी चाहिए, उसके लिए जमीर का जिंदा होना चाहिए, कानून पर विश्वास होना चाहिए, यह नहीं कि कानून की आड़ में फर्जीवाड़ा का होना चाहिए। तो आज मैं आपको यहीं छोड़ जाता हूं, आपको उस विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को तो कम से कम जरूर शेयर करेंगे और समझेंगे और समझाएंगे कि अधिवक्ताओं का खेल क्या है। ऐसे अधिवक्ता का जो कह रहे हैं कि पत्रकार वर्सेस अधिवक्ता नहीं हुआ है, हुआ है जब आपने कोर्ट ब्रेकिंग के द्वारा चलता हुआ एक पोर्टल से, ऐसा ही पोर्टल से जब आपने अपने बयान को रखा और तोड़ मरोड़ करके खुद स्वीकार किया कि मैंने कहा कि लाश गिरना चाहिए, भले वो आपके मैनेजर का हो, लेकिन आपने कहा तो सही। और यह घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी इंसान, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति लाश गिरने की बात कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और जो कर रहा है मेरी तरफ से वो अधिवक्ता या काबिल अधिवक्ता कहने की योग्यता नहीं रखता है।
तो आप में भावनात्मक लगाव है, आप इस समाज के ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों तक तो जरूर पहुंचाएं, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो 300 रुपया में माई खिलाते हुए पहुंच जाता है। फूफा जी, अब्बा जी, बाबा जी, आप कहिए आप तो महान हैं, आप तो मेरे अब्बा हैं, हुजूर हैं, कहा कि 300 रुपया देंगे और 300 रुपया में आप किसी के ऊपर आरोप मर देते हैं, पूरे पत्रकारिता पर आरोप मर देते हैं और पूरे उन लोगों के ऊपर जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं उनका सर्टिफिकेट मान लेते हैं। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? एक एक लफ्ज में खामियां हैं और आप ऐसी बातें करेंगे। आप तो चलिए छोड़ जाता हूं मैं आपको, आपके ऊपर आपके विश्वास से कि आप उन लोगों के प्रति भावना रखें जो पारिवारिक रूप से धृतराष्ट्र बनकर महाभारत का ये तांडव हो रहा है। इस तांडव में एक धृतराष्ट्र जिसे कि गद्दी मिल गई है, जिसे कि कानून का ये कलम मिल गया है, गलती से, मिस्टेक से, बाय द मिस्टेक इसका दुरुपयोग कर रहा है और अपने परिवार को झोंक रहा है बलि की बेदी में, सिंहासन के लोभ में, उन तमाम चीजों को हंसोसने के लोभ में। और उसका परिणाम आपको पता होगा, उस महाभारत का परिणाम आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपने देखा तो सही, आज इतिहास है और उस इतिहास को दोहराया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।